हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हॉर्नबिल बुक के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, जिसको लिखा है ए.आर. विलियम्स ने। तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके मदद से आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट से चालू करते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को ऑथर ये बताते हैं कि जो टट नाम के राजा थे, उनका डेथ उनके टीनेज में ही हो गया था। तो इसके बाद ऑथर हम लोग को ये भी बताते हैं कि जो उनका फैमिली था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था अपने पूरे इजिप्शियन रीजन में, क्योंकि उनके फैमिली ने 100 साल से भी ज़्यादा टाइम तक रूल किया था, यानी कि सेंचुरीज तक। फिर जो टट का बॉडी रहता है वो उनके टूम में दफना दिया जाता है, जो कि बाद में डिस्कवर होता है लगभग 3300 साल बाद, यानी कि 1922 में बाय आर्कियोलॉजिस्ट। और काफ़ी लोग ये बात करते थे कि जरूर इनका मर्डर हुआ होगा, क्योंकि इनका डेथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया था, यानी कि इनके टीनेज में। फिर इसके बाद जो ये ऑथर है हम लोग को ये बताते हैं कि इनका टूम 1922 में डिस्कवर हुआ था। फिर इसी के दौरान मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये लगभग 9 साल तक रूल किए थे। फिर इसके बाद ऑथर हम लोग को ये बताते हैं टूम के डिस्कवर होने के 80 साल बाद उनका सीटी स्कैन होने वाला रहता है, ताकि हम लोग को पता चल पाए कि उनके साथ असल में क्या हुआ था, ये कोई मर्डर था या उनका डेथ नेचुरली किसी डिजीज वगैरह या किसी और रीजन की वजह से हुआ था। फिर जब उनको सीटी स्कैन के लिए लेके जा रहे थे सभी, तब उस समय विंड काफी फास्ट ब्लो कर रहा था और वहां ऊपर जो क्लाउड्स थे वो काफी ज्यादा डार्क थे। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस दिन का डेट 5 जनवरी 2005 था और टाइमिंग 6 PM था। फिर इसके बाद हम लोग को ऑथर ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड फेमस ममी था किंग टट का, उनका डेथ लगभग 3300 साल पहले हो गया था। फिर इसके बाद जब दोपहर को उनके बॉडी को लेके जाया जा रहा था, तब टूरिस्ट का बाहर बहुत बड़ा लाइन था, जो कि उनके रॉक कट टूम को देखने आए थे, जो कि लगभग ग्राउंड के 26 फीट नीचे था, यानी कि 26 फीट नीचे था। तो सभी टूरिस्ट लोग वहां पे इसलिए खड़े थे क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट दे पाए। फिर उस समय जो कुछ विजिटर वहां पे खड़े थे, उनमें से कुछ विजिटर गाइड पढ़ रहे थे, तो उनमें से कुछ विजिटर बस साइलेंटली खड़े थे। पर लेकिन आप साइलेंटली मत रहिए, आप जाइए नीचे, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए और हमारी वीडियोस हमेशा देखते रहिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को ये पता चलता है कि कुछ लोग उनके डेथ के बारे में भी बात करते हैं कि इनका डेथ कैसे हुआ। फिर इनके में से कुछ बोलते हैं कि इनको फेरो का कर्ज भी लगा है, कि इनके फेरो के कर्ज के अकॉर्डिंग हम लोग को ऑथर ये बताते हैं कि डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा या फिर जो भी उनको कॉफिन के बाहर निकाल देगा, तो उनको इनका बैड लक मिलेगा या फिर उनका डेथ बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट 1 खत्म होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की ओर। तो चलिए गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, जहां पे एंट्री होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स, जिनका नाम रहता है जाही हवास। तो जाही हवास हम लोग को ये बताते हैं कि जो ममी है उनका कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कार्टर, जो उन्होंने 1920s में उसके साथ किया। तो इस पार्ट में हम लोग को यही जानना है कि कार्टर ने ऐसा क्या किया 1920 में जिसकी वजह से मम्मी की हालत इतनी खराब हो गई। तो यही जानने के लिए हम लोग को अभी ऑथर ये बताते हैं कि जो कार्टर है उनका असली नाम है हावर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने 1922 में टट्स के टूम को डिस्कवर किया है। तो उसको डिस्कवर करने के लिए उन्होंने काफ़ी साल तक रिसर्चेस और सर्च किया, तब जाके कहीं वो उस टूम को डिस्कवर कर पाए। तो उसको डिस्कवर करने के बाद वहां पे उन लोग को बहुत सारे एंटीक्स मिलते हैं, जो कि रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड थे। मतलब कि इससे पहले आज तक उन लोग को इतने रॉयल कलेक्शंस नहीं मिले थे। उसी के साथ साथ वहां पे गोल्डन आर्टिफैक्ट्स थे। इसका मतलब कि वहां पे टूम में उन लोग ने एंट्री किया तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बस गोल्ड के ही ऑर्नामेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है और अलग अलग हिस्टोरिक एंटीक्स है। फिर इसके बाद ऑथर हम लोग को ये बताते हैं कि टूम के अंदर जितने भी आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्स पीसेस है, वो जब देखते हैं उनको तो उन लोग को ऐसा लगता है कि ये महाराज टट के लिए ही रखा गया है, क्योंकि उन लोग को लगता था पहले ज़माने में जिसने उनको दफनाया था, उन लोग को ये बिलीव था कि लाइफ आफ्टर डेथ होता है या फिर वो कभी जिंदा हो जाएंगे और वापस उस चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो वो उनके लिए बचा के रख देते हैं। वो असल में उनके बिलोंगिंग्स ही रहते हैं जो उनका खुद पर्सनली वो यूज़ करते हैं, जैसे कि उनका बेड हो गया, वो क्या पहनते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप भी यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग
कि उसके अंदर और क्या क्या थे। फिर उसी के साथ साथ किंग टट के साथ और भी चीज़ें बरीड की गई थी, जैसे बोर्ड गेम्स हो गया, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। फिर इसके बाद ऑथर हम लोग को ये बताते हैं कि जो कार्टर है वो इन्वेस्टिगेशन अपना चालू कर देते हैं उनके फ्यूनरी ट्रेजर्स में। तो वो उसमें काफ़ी महीने से रिसर्च करते रहते हैं और इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। तो इन्वेस्टिगेट करते करते उनके पास आया 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो फिर वो 3 नेस्टेड कॉफिन्स की रिसर्च को चालू कर दिए। फिर उनके फर्स्ट कॉफिन में उनको बहुत कुछ मिला, जैसे कि ऑलिव लीव्स हो गया, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, और भी कुछ चीज़ें मिली है जो आपको अभी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही होंगी। और आगे भी जो भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ रहेगा वो सामने डिस्प्ले हो जाएगी। मैं बता नहीं पाऊंगा या नहीं बता पाऊँ, कुछ भी छूट जाए तो आपको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में उतना काम नहीं आता। ये बस मार्क्स पाने के लिए आप चाहे तो इसको पढ़िए या ना पढ़िए, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर कैसे लिखा गया है, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप ऑफकोर्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें फुल मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो ऑथर है वो हम लोग को ये बताते हैं कि जो उनके कॉफिन से बरामद हुआ था, जो भी चीज़ें लोटस पेटल, सेलेरी, जो भी चीज़ कॉर्नफ्लावर्स वगैरह बरामद हुआ था, उसका मतलब ये चलता है कि मार्च अप्रैल में उनके बॉडी को उसमें बरीड किया गया था, यानी दफनाया गया था। तो इससे हम लोग को ये चीज़ पता चल जाता है। फिर इसके बाद फाइनली ऑथर थर्ड कॉफिन को ओपन करते हैं, जिसमें असल में किंग टट का मम्मी रहता है। फिर इसके बाद जब वो कॉफिन को ओपन करते हैं वो देखते हैं कि जो रिचुअल रेजिन्स है वो उनके बॉटम में जाके हार्ड हो गया है, एकदम सीमेंट की तरह। तो हार्ड हो जाता है, तो वो देखते हैं उनके बॉडी को खींच के निकालते हैं, पर लेकिन देखते हैं कि वो बॉडी नहीं निकलता है। तो काफ़ी ट्राई करते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, पर लेकिन वो नहीं निकलता है। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसको सनशाइन में रख दूँ। तो बाहर जाते हैं और ब्लेजिंग सनशाइन में रख देते हैं। तो सनशाइन में रखने के बाद वो सोचते हैं कि जो कॉफिन है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के वजह से जो रिचुअल रेजिन्स है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और फिर वो मम्मी को बाहर निकाल लेंगे। तो पर लेकिन उनका आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया। टेम्परेचर 149 फ़ारेनहाइट पहुंच गया उस कॉफिन का। फिर आपको ध्यान रखना है, जो कॉफिन है उसका टेम्परेचर 149 फ़ारेनहाइट पहुंच गया था, तब भी जाके वो रेजिन्स को कुछ नहीं हुआ, वो हार्ड का हार्ड था। फिर उसके बाद कार्टर और सोचते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम लोग इसके स्केलेटन के पार्ट को अलग कर दे। यानी कि मान लीजिए उसका घुटना है, उसके घुटने के जॉइंट से अलग कर दिए, एल्बो का जॉइंट है वहां से अलग कर दिए, उसके हेड को अलग कर दिए। तो उसने सोचा ऐसा कर दूं, पर उनके पास ये वैलिड रीजन भी था ये चीज़ करने के। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाऊंगा तो शाम को हो सकता है थीफ आए और टूम में जितने भी गोल्ड वाले चीज़ें वो सबको ले जाए, और जो कॉफिन है वो भी गोल्ड का ही बना रहता है तो उसको भी ले जाए, और जो स्केलेटन है अंदर उसको बाहर ऐसा फेंक के चले जाए। तो उस फेंक के चले जाने से उसका हालत और भी खराब हो जाएगा। तो वो सोचे क्यों ना मैं इसको अलग अलग करके निकाल लूँ। तो वो ठीक जैसा सोचते हैं वैसे ही स्केलेटन को अलग अलग कर देते हैं। पहले उनका हेड निकालते हैं, फिर अलग अलग जॉइंट से अलग कर देते हैं। फिर जॉइंट को अलग करने के बाद वो एक अलग डिब्बे में सैंड भर देते हैं, और वो सैंड भरने के बाद वहां पे उसके स्केलेटन को फिर से असेंबल करते हैं एकदम आराम से। फिर उनके स्केलेटन को असेंबल करने के बाद आप समझ सकते हैं उनका क्या हालत हो गया होगा। इसीलिए जो जाही हवास है उन्होंने कहा है कि मम्मी की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको बस यही चीज़ लिख के आना है जो अभी मैंने बोला है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। फिर इसके आगे ऑथर ने हम लोग को ये बताया कि जो किंग टट थे उनकी फैमिली बहुत अमीर थी, यानी कि वेल्दी थी, जिसके कारण उनके टूम में बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलती थी, जैसे कि सभी चीज़ गोल्डन की थी। एक एक चीज़ वहाँ पे गोल्ड की थी। उनकी ऑर्नामेंट्स हो गई, ड्रेसेस वगैरह हो गए, उनके ज्वेलरी हो गई, सब में गोल्ड प्लेटेड था या गोल्ड चीज़ था, प्योर गोल्ड था। तो इसीलिए उनको डर भी रहता था कि थीफ आके चुरा लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने स्केलेटन को भी अलग अलग तोड़ के निकाल लिया था। तो ये मैंने तो पहले बता दिया है। फिर इसके बाद हम लोग को ऑथर ये बताते हैं कि उनके पास क्या क्या था। तो वो बताते हैं कि प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, अ सेरेनियल एप्रॉन, सैंडल्स, शेड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड द नाउ आइकनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। यानी कि वो पूरा प्योर गोल्ड का था, बिल्कुल भी नकली गोल्ड नहीं था। फिर इसके बाद ऑथर हम लोग को ये भी बताते हैं जो किंग टट का टूम था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था उस समय में। काफ़ी लोग उसको देख के अट्रैक्ट होते थे और वो मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। फिर इसके बाद जो ऑथर है वो हम लोग को ये बताते हैं कि जो आर्कियोलॉजी का पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वो अब ट्रेजर पे फोकस नहीं कर रहे थे, अब वो फोकस कर रहे थे उनके लाइफ और डेथ के डिटेल में। और वो ये भी जानना चाहते थे कि वो उस टाइम में कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसा उनकी टेक्नोलॉजी थी, क्या मेडिसिन वो लेते थे, कैसे ट्रीटमेंट करते थे अगर कोई डिजीज होता था तो, और भी बहुत कुछ चीज़ें थे जो वो जानना चाहते थे। फिर इसके बाद जो ऑथर है वो हम लोग को 1968 की बात बताते हैं, जो कि कार्टर के डिस्कवरी के 40 साल बाद की बात है। तो इसमें ऑथर हम लोग को ये बताते हैं
कि जो एक एनाटॉमी प्रोफेसर है वो मम्मी के बॉडी को एक्सरे करते हैं और एक चीज़ रिवील करते हैं कि जिस रेसिन में उसको रखा गया था स्केलेटन को, वहां से उसको जब निकाला गया तब उन्होंने एक्सरे में ऑब्जर्व किया जो उनके चेस्ट का फ्रंट रिब्स था वो वहां से गायब था। तो वो ये चीज़ रिवील करते हैं। फिर इसके बाद ऑथर हम लोग को ये बताते हैं कि आज के दिन जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है या फिर सीटी स्कैन है, उसके कारण हम लोग 100 ऑफ एक्सरे को एक साथ असेंबल करके उसको क्रॉस सेक्शन करके उसके वर्चुअल इमेज को निकाल सकते हैं, यानी कि 3D डायमेंशनल। हम लोग पूरा वर्चुअल बॉडी देख पाएंगे, जैसा कि आप खेलते होंगे पबजी वगैरह, अभी तो बैन हो गया फिलहाल, या फिर कोई भी गेम खेलते होगे उसको ऐसा स्क्रॉल करते होगे तो आप देख सकते हो कि उसका वर्चुअल सीन क्या है। ठीक उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो आप सिंपली ये वर्चुअल एक्सरे को भी देख सकते हैं उसी तरीके से। तो इसके कारण हम लोग को दो चीज पता चल सकती है एक्सरे के कारण, कि हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड ही वाज व्हेन ही डाइड। तो इससे हम लोग को ये पता चल सकता है कि वो कब मरा था और वो कितने साल का था जब उसका डेथ हो गया था। फिर इसके बाद जो ऑथर है वो हम लोग को ये बताते हैं कि जो किंग टट का फ्यूनरल था वहां पे काफी ज्यादा लोग असेंबल हुए थे, यानी कि बहुत ज्यादा लोग आए थे और ये फ्यूनरल काफी बड़े लेवल पे हुआ था। फिर इसके बाद ऑथर हम लोग को ये भी बताते हैं कि जो किंग टट थे वो अपने फैमिली में से सबसे लास्ट थे और उनके बाद कोई भी नहीं था। इसका मतलब कि फेरो डायनेस्टी का यहाँ से एंड हो गया। फिर इसके बाद जो ऑथर है वो हम लोग को ये बताते हैं कि जब किंग टट का डेथ हो गया फिर उसके बाद क्या हिस्ट्री है वो हम लोग को बिल्कुल पता नहीं है, मतलब अनक्लियर है वो। उसके बाद कौन राजा बना, कैसे बना, हम लोग को कुछ नहीं पता। तो इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट 2 एंड होता है। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग जानेंगे इनके फैमिली का हिस्ट्री। तो चलिए पार्ट 3 को चालू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के पार्ट 3 की ओर, जहां पे हम लोग जानने वाले हैं किंग टट के हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर हम लोग को ये बताते हैं कि जो एमेनहोटेप III है वो शायद तक कि किंग टट के फादर या ग्रैंडफादर है, जो कि काफी पावरफुल फेरो थे अपने पूरे डायनेस्टी के। और यही नहीं, उन्होंने लगभग 40 साल तक रूल किया था और वो जिस टाइम रूल कर रहे थे वो उनके डायनेस्टी के गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था। और जो उनका डायनेस्टी था वो 18th डायनेस्टी था। फिर जब एमेनहोटेप III का डेथ हो जाता है तो फिर जो उनके सन रहते हैं यानी कि एमेनहोटेप IV वो पावर में आ जाते हैं। तो जब एमेनहोटेप IV पावर में आते हैं तो उस टाइम को पूरे इजिप्शियन रीजन का सबसे स्ट्रेंज टाइप कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जान लेते हैं एमेनहोटेप IV ने ऐसा क्या क्या किया जिसके कारण उस टाइम को स्ट्रेंज टाइप के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले एमेनहोटेप IV ने अथेन के वर्शिप को प्रमोट किया, जिसमें अथेन का मतलब है दी सन डिस्क। फिर इसके बाद उन्होंने अपना नाम एमेनहोटेप IV से चेंज करके अखेनातेन रख दिया, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ दी अथेन। फिर इसके बाद जो उनका रिलीजियस कैपिटल था यानी कि उनका सिटी था उसका नाम चेंज कर दिया थीबिस से अखेतातेन में, जिसमें अखेतातेन का मतलब है अमरना। और यही नहीं, ऑथर हम लोग को ये भी बताते हैं कि जो एमेनहोटेप IV रहते हैं वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं अमून के इमेज के ऊपर, यानी कि जो अमून रहते हैं वो वहाँ के एक मेजर गॉड रहते हैं जिसकी सब लोग वर्शिप करते हैं, उसको जाके अटैक कर देते हैं। अब बात आता है कि उन पे वो अटैक कैसे करते हैं। तो उनका अटैक करने के लिए वो उनके सारे टेम्पल्स को बंद कर देते हैं, उनके जहां जहां भी फोटो रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर स्मैश कर देते हैं। फिर इसके बाद जो रे जॉनसन है यानी कि डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर, वो हम लोग को ये बताते हैं वो टाइम कितना हॉरिफिक टाइम रहा होगा जब वो रूल करते थे, यानी कि एमेनहोटेप IV जब रूल करते थे वो काफी हॉरिफिक टाइम रहा होगा, क्योंकि उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिया जिसके वजह से वो अपने पूरे फैमिली को एंड में ला दिए, जो कि काफी सदियों से चला आ रहा था उसको एंड तक ला दिए। फिर इसके बाद जब अखेनातेन का डेथ हो जाता है यानी कि एमेनहोटेप IV का, तब उसके बाद एक नए रूलर आते हैं जिनका नाम रहता है स्मेन खकारे। जो स्मेन खकारे रहता है हमारे पास उनके बारे में कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि वो इतने शॉर्ट पीरियड के लिए आए कि हमारे पास कोई जानकारी उसके खिलाफ मौजूद नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तूतेनखातेन का एंट्री, यानी कि जब ये मर जाते हैं तब उसके बाद नए रूलर बनते हैं तूतेनखातेन। जो तूतेनखातेन रहते हैं वो हम लोग के इस समय में अभी जाने जाते हैं किंग टट के नाम से, जिसके बारे में हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिर जो तूतनखातेन रहते हैं वो अपना नाम चेंज कर देते हैं तूतनखातेन से तूतनखामुन में, जिसका मतलब रहता है लिविंग इमेज ऑफ अमून। फिर इसके बाद जो हम लोग को ये पता चलता है कि वो लगभग 9 साल तक रूल करते हैं, फिर अनएक्सपेक्टेडली उनका डेथ हो जाता है। फिर इसी का ही हम लोग को पता लगाना है, तो अभी हम लोग का सीटी स्कैन वगैरह होगा, रिजल्ट आएगा तो हम लोग को लास्ट में पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को ये पता चलता है कि अभी तक लगभग 600 ममीज को डिस्कवर किया गया है, और ये कहा जाता है कि अभी भी बहुत सारे ममीज है जिसको डिस्कवर नहीं किया गया है, जिसको डिस्कवर करना है आगे फ्यूचर में। तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला पार्ट 3 एंड होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 में।
तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के पार्ट 4 की ओर पर, लेकिन हम लोग इस वीडियो के पार्ट 4 को इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको कवर करने जाऊंगा तो वीडियो और काफी लंबी हो जाएगी और हो सकता है आपको बोर लगे। तो मैं नहीं चाहता आपको बोर लगे और कोई बर्डन आए, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया होगा और आप उसके मदद से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो डाउट्स क्लियर होने के लिए बच गए होंगे वो डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन जय हिंद जय भारत। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। बॉम्बे का नया बाप मणियासुर में